October November 2025 paper 2 variant 4. Let's start the paper. Cambridge ES Physics 9702. A child kicks the ball so that it leaves the horizontal ground with a velocity of 28 meters per second at an angle 34 degree to the horizontal. As shown in figure 1.1, air is negligible. The ball leaves the ground at time t equals to 0. Calculate the horizontal component VH and the vertical component VV of the velocity of the ball immediately after it has left the ground. इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है, तो अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालूं तो ये हो जाएगा, इसको मैं v कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो ये v साइन ऑफ थीटा हो जाएगा. सो 28 साइन 34 डिग्री हो जाएगा. और दूसरा जो कंपोनेंट है वो वी एच है, तो वो v कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा. अच्छा, इसको मैं v नॉट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है. इसको मैं v नॉट कर देता हूँ, ठीक है. आ रही बात समझ? तो ये हो जाएगा 28 कॉस ऑफ 34 डिग्री. तो प्लीज दोनों के आंसर बताइए. जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का आंसर है 23 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल का आंसर होगा 16 मीटर पर सेकेंड, राउंड ऑफ करके. सो हॉरिजॉन्टल में हम 23 लिखेंगे और वर्टिकल में हम 16 लिखेंगे. क्लियर? टू सिग्निफिकेंट फिगर शो दैट द बॉल रीचेस द मैक्सिमम हाइट एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. अभी कैसे पता चलेगा मैक्सिमम हाइट का? ये मतलब है कि ये इस हाइट पर जो है वो जब पहुंच रही है मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट, वो कह रहा है कि ये प्रूफ करो. तो जब मैक्सिमम हाइट पे बॉल पहुंचेगी तो वी नो दैट कि अगर इनिशियल वेलोसिटी हमने वी नॉट ली है, लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जो भी थी इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कि अगर ये वी नॉट ली है, तो ये वी नॉट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वी नॉट का जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है, वो वी वी. अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ये वी वी है. अब ये जो वी वी है इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये तो जीरो नहीं है, लेकिन जैसे ये टॉप पे पहुंचेगा तो जो फाइनल वेलोसिटी लेट्स से वो v है. अब इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको इन्होंने वी वी कर दिया है, ठीक, वी नॉट कहा है ना. ये काम करते हैं, इसको v ही रहने देते हैं, फाइनल वाली वेलोसिटी को v नॉट कर लेते हैं या vf कर लेते हैं, चलें ज्यादा अच्छा है, बहुत ही आसान, जिंदगी आसान हो जाएगी. फाइनल वाली वेलोसिटी को हम, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर पहुंच के जो वेलोसिटी है उसको vf कर लेते हैं. अब vf के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल. तो उधर टॉप पर पहुंच के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो रहेगा, ठीक है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, ठीक है. यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पॉइंट पर था वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस पॉइंट पर भी होगा. यानी यहाँ पर जो वी एच था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पर पहुंच के वही आपका फाइनल वेलोसिटी का एच कंपोनेंट होगा. ये दोनों सेम रहेंगे, यानी ये भी 23 है मीटर पर सेकंड, ये भी 23 है मीटर पर सेकंड, ठीक है. लेकिन सवाल है यहाँ पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा. सो यहाँ पे पहुंच के जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी वी एफ, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है. आइए इस पे फार्मूला लगाते हैं. ये फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों को पकड़ते हैं और फार्मूला लगाते हैं. तो फार्मूला आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम इन दोनों वेलोसिटीज के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट्स में लिए. तो सबसे पहले ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट. ये इनिशियल वेलोसिटी है, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वी वी प्लस. अब g की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं इसलिए नेगेटिव g और टाइम हो जाएगा. ये ऊपर जाके टॉप पे जाके जीरो हो जाता है, तो जीरो इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9.81 मल्टीप्लाई बाई टी. तो माइनस का 16 इक्वल टू माइनस का 9.81 इंटू टी. टी की वैल्यू होगी माइनस का 16 डिवाइडेड बाई माइनस का 9.81. जी आंसर बताएगा कोई? 1.63 1.6 सेकंड. ऑन फिगर फॉर 1.2 स्केच और करिएगा. स्केच भाई, स्केच फिर समझ ले, स्केच बोल रहा है भाई. तो इसका इधर वेरिएशन VH of VH with the time t between t is equals to 0 and t is equals to 3.2 seconds. Label your line H. ठीक है. अच्छा जी, वो कह रहा है कि स्केच करो 3.2 सेकंड, 0 से 3.2 सेकंड के दरमियान
की लाइन को स्केच करो, यहां से यहां तक की लाइन को स्केच करो और उसको लेबल करो ये। अच्छा अब क्या करें, 0 सेकंड, ये रहा 0 सेकंड, और बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन इफ यू रिमेंबर के हैप्पी, ये एक सेट फेज बनता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो उसका ग्राफ नेगेटिव जो है वो ग्रेडियंट का होगा। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था ना ये सेट फेज है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो जब इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन बनेगी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये लाइन कुछ इस तरह से ऐसे बनेगी। अब कहां से कहां जाएगी कोऑर्डिनेट देख लो, यहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि टॉप पोजीशन पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा अब देखो एक और बात, एक और बात बिफोर वी प्रोसीड, आगे प्रोसीड करें, ये 1.6 उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट वो पॉइंट है कि जहां पे वो हाफ वे पर है, प्रोजेक्टाइल ऊपर टॉप पे पहुंच चुका है। टॉप पे जब पहुंच चुका है तो टॉप पे पहुंच के उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो तो है 23, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। इससे प्रूव हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पोजीशन पे आप हो, यहां से लेकर यहां तक, हर हर पॉइंट पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट विल रिमेन कांस्टेंट व्हाइल वर्टिकल वेलोसिटी विल कीप चेंजिंग। क्लियर? सो अब इधर आओ, वो कह रहा है कि स्केच द वेरिएशन वी वी विद द टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड, एज्यूम दैट द वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। एक बात तो वो आपसे ये कह रहा है, दूसरा वो आपसे ये सवाल पूछ रहा है इसी ग्राफ पे, on figure 1.2 sketch the variation of horizontal component of the velocity with time t between 0 to 3.2 सेकंड। दोनों velocities की ग्राफ बनाना है, हॉरिजॉन्टल का भी वर्टिकल का भी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो कितना था 23, और ये दैट विल स्टे सेम। ठीक है, तो ये कितना था 23 था ना, 23 दैट विल स्टे सेम। तो 23 कहां से कहां तक होगा बच्चों, ग्राफ बना लो। ठीक है, ये 20, 22, 24, सो 23 इधर कहीं होगा। सही है बच्चा पार्टी, समझ आया? दिस इज 23। ठीक है, दैट विल स्टे सेम शुरू से लेके एंड तक ये 23, और इस लाइन को आप चाहे तो आप लिखते हैं कि दिस इज वी एच, आप यहां पर बना लें। दूसरा जो आप ग्राफ बनाएंगे वो 16 से स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली 16 था, और जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को जमीन से जमीन पर, ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल पे हिट करते हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वही फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, दोज विल रिमेन सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर ये प्लस का 16 है तो ये माइनस का 16 होगा, याद रखना। और बीच में एक पॉइंट आएगा जब ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो +16 0 और माइनस का 16। आओ, +16, +16 का 10 12 14 16। ठीक है, तो +16, और नीचे आओ 10 है, 12 है, 14, ये 16। ठीक है, ये माइनस का 16, और बीच में ये कोऑर्डिनेट, यानी ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से यहां तक ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? सबको समझ में आ गई बात? वी वी वी, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो उसने सिर्फ वी बोला है तो वी ही से इसको हम वो कर लेते हैं। ठीक है, और ऊपर वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको भी उसने लेबल करने के लिए क्या है, लेबल उसने वी एच बोला है तो उसको मैंने वी एच कर दिया, और ये वी एच को मैंने वी कर दिया। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर लो भाई, प्लस का 16 और माइनस का 16। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अच्छा ये हो गया। उसके बाद द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल बिटवीन leaving the ground at t is equals to 0 and landing on the ground at t is equals to 3.2 is 13 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वो कह रहा है कि बॉल के ऊपर जाने में और वापस आने में जो उसका चेंज इन मोमेंटम है वो 13 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? डिफाइन मोमेंटम, वो कह रहा है मोमेंटम को डिफाइन करे, तो मोमेंटम को कैसे, मोमेंटम या क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, लेकिन ये आप लिख नहीं सकते, आपको वही लिखना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, मैं लीनियर को ब्रैकेट में लिखता हूं, एंड लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया?
नेक्स्ट है कैलकुलेट द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉल व्हाइल इट इज इन द एयर। तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स जो कि बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सो आपको ये निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम उसने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 13, ये गिवन है ऑलरेडी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाई टाइम, और कितने सेकंड तक बॉल हवा में रही है 3.2 तक, तो 3.2 13 अपॉन 3.2 ये बनेगा 4.1 न्यूटन, ठीक है। सो दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स, तो ये 4.1 न्यूटन। डिटरमाइन द मास ऑफ द बॉल, वो कह रहा है कि मास ऑफ द बॉल को डिटरमाइन करो। तो अब मास ऑफ द बॉल को डिटरमाइन कैसे किया जाए, देखो, अब मास ऑफ द बॉल को डिटरमाइन करने के लिए आपको पता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो यू नो दैट द चेंज इन मोमेंटम इज, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू डेल्टा वी, ठीक है। अच्छा अब सुनो, मास उसका हमें नहीं पता, डेल्टा वी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इस बात को समझना, ऐसे कर सकते हैं, इधर देखो, इनिशियली, अब मैं वर्टिकल वर्टिकल मोशन को देख रहा हूँ, हालांकि प्रोजेक्टाइल में दो मोशन होते हैं, एक एक आपका हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को देखूं तो जो शुरू से लेकर एंड तक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, आखिर में भी ये जो है वो 23 ही रहेगी। सो देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। इफ यू टॉक अबाउट द वर्टिकल वेलोसिटी, सो वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में +16 है, जब ये बॉल आके जमीन पे वापस गिर रही है डाउनवर्ड, तो इस वक्त ये -16 हो गई। तो इस वक्त इनिशियली +16, बाद में -16, तो 16 माइनस माइनस का 16 करो, तो ये बनेगा 32 मीटर पर सेकंड। तो जो डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो आएगा 32 मीटर पर सेकंड, ये आएगा वर्टिकल वेलोसिटी का। हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो 32 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। यानी बॉल ऊपर जा रही थी 16, जाते जाते वो जीरो हुई, जीरो के फिर वो वापस -16 की तरफ आई, ठीक है। तो 16 से जीरो तक 16 डिजिट्स, और जीरो से -16 तक फर्दर 16 डिजिट्स, कुल मिला के 32 डिजिट्स की चेंज इन वेलोसिटी हुई, यानी डेल्टा वी हुआ, ठीक है। सो डेल्टा वी इज 32, याद रखना। सो इस वक्त अगर मैं इस यानी कि ये जो आपका 13 है, ये तो 13 गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, यानी यहाँ पर ये आपका 13 गिवन है, सो मैं यहाँ पर इसको 13 लिख देता हूँ, और मास को m ही रखते हैं, और यहाँ पर ले जाके डेल्टा वी को यानी 32 पे डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। सो अब आपके पास आएगा m, और m इज इक्वल टू 13/32, 13/32 कितनी वैल्यू होती है, ये होती है 0.41 kg, राउंड ऑफ करके 0.41 kg, कह रहे हैं, आ रही बात समझ में बच्चों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 2.1 shows a square metal sheet of a non uniform density है इसकी, with a thin wood with a thin wooden rod fixed at its center. One of the corners of the sheet is labeled X. The rod has a negligible mass. The mass of the metal sheet is 2.8 kg. ठीक है, कह रहा है the rod is supported so that the rod is horizontal and the metal sheet is vertical. ठीक है, the rod is supported so that the rod is horizontal and the metal sheet is vertical. बिल्कुल ऐसे, ठीक है। डिफाइन द टॉर्क ऑफ अ कपल, वो कह रहा है कि टॉर्क ऑफ अ कपल को डिफाइन करो। भाई कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत आसान है, तो टॉर्क को डिफाइन करें, ठीक है, और बस उसी में आपकी ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ अ कपल को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, फोर्स, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स टू दी, ठीक है, द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टू फोर्सेस, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, द लाइन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द टू, ठीक है, टू फोर्सेस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मैं पिवट इसलिए नहीं बोल रहा कि वो डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन में बहुत आसानी हो जाती है, सब कुछ काउंट हो जाता है। सो व्हेन द रॉड इज सपोर्टेड
in such a way that it can rotate freely within its support. The sheet hangs in equilibrium with point X vertically above the rod. अब सवाल है कि इस रॉड को, ठीक है, अभी आपने यूं रखा हुआ था। अच्छा, अब ये जो मेटल शीट है, सॉरी, ये जो मेटल की शीट है, ये फ्रीली मूव कर सकती है इस रॉड के ऊपर, फ्रीली मूव कर सकती है। हम अभी वो फ्रिक्शन वगैरह को नहीं देख रहे, ठीक है ना। तो ये इधर रॉड है और ये इस पे फ्रीली मूव कर रही है। अब मूव करते हुए इधर आके इक्विलिब्रियम पे रुक जा रही है, ऐसे इक्विलिब्रियम पे रुक रही है। सवाल है इक्विलिब्रियम पे क्यों रुक रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन द रॉड इज सपोर्टेड in such a way that it can rotate freely within its support, ये फ्रीली रॉड बीच में घूम सकती है और मेटल का शीट भी फ्रीली घूम सकता है। The sheet hangs in equilibrium with point X vertically above the rod as shown in figure 2.2. मेटल की जो शीट है वो यहाँ पर हैंग हो रही है इस सेंटर से और बिल्कुल इस पोजीशन पे। सवाल इस पोजीशन पे क्यों हैंग हो रही है? ऐसा तब होता है कि जब आपका वेट इधर कहीं इस पूरी डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं वेट मौजूद हो, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं मौजूद हो, कहीं पर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर भी हो सकती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर भी हो सकती है। तो वो जो जहां पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो फोर्स है वो पास कर रही हो आपके पिवट से, ठीक है। जब वो पिवट से पास कर रही होगी तो टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इस वजह से ये इस इक्विलिब्रियम में इस पोजीशन पर ये हैंग कर रहा है। क्लियर है? ये जो शीट है मेटल की इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसलिए ये रुकी हुई है क्योंकि ये जो वेट है वो इधर से लेकर इधर तक कहीं पर है। ये अंडरस्टूड सी बात है, इधर से लेकर इधर तक कहीं है। और फर्ज करो मैं अगर ये यहां से जो ये रॉड है, ये रॉड यहां निकाल के यहां लगा दूं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं रॉड को यहां से निकाल के, ठीक है, यहां से ये रॉड निकालूं और यहां से रॉड निकाल के सपोज दैट कि मैं रॉड को इधर कहीं लगा दूं। आप मुझे बताएं, अगर मैं रॉड को इधर कहीं लगा दूं फिर भी ये इसी सूरत में हैंग होगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर 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 यहाँ यहाँ कहीं पर इस लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रही है। ड्रॉ अ लाइन टू इंडिकेट द रेंज ऑफ द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मेटल शीट। भाई रेंज ऑफ द पॉसिबल पोजीशन तो इधर कहीं हो सकती है, ठीक है, रेंज ऑफ द पॉसिबल पोजीशन, ठीक है भाई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी इधर 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 कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन इधर ही होगी, यानी एक्स के अपोजिट होगी। आ रही बात समझ में? इधर लगी कहीं पर नहीं होगी। अब वो ये कह रहा है कि व्हेन द टॉर्क ऑफ 3.3 न्यूटन, व्हेन द टॉर्क ऑफ 3.3 न्यूटन is applied to the rod, the sheet is held in equilibrium with two of its edges horizontal as shown in figure 2.3. Point X is at the top left corner, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये ऐसे थी, इस सिचुएशन में थी, उसने यहां से एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई किया जिसके नतीजे में ये थोड़ा पहले सीधा हुआ होगा, ठीक है, ऐसे हुआ होगा। उसके बाद ये पूरा ऐसे हो गया होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब टॉर्क अप्लाई किया होगा, कितने न्यूटन का था, जो भी वैल्यू थी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की, तो ये ऐसे हो गया होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से यूं हो गया होगा, ठीक है, इस तरह था, ये ऐसे हो गया होगा। ये जो मेटल की शीट है, क्लियर? जो मेटल की शीट है ऐसे हो गई। अब इसका मतलब है कि आपने यहां से एक टॉर्क अप्लाई किया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। आपने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना अप्लाई किया हुआ है? 3.3 न्यूटन मीटर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई किया हुआ है। और क्लॉकवाइज टॉर्क कहाँ होगा? मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जब ये इस सीध में कहीं ना कहीं है। अब इस सीध में कहाँ है? वो इधर कहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, डोंट नो, नोबडी नोज यार, किसी को भी नहीं पता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। बट वी आर एज्यूमिंग, चलो मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं है, वेट इधर से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता, तो वेट इधर से कहीं अप्लाई हो रहा है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब आप ऊपर की तरफ चलते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर कहीं हो सकती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मुझे नहीं पता कहाँ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई डोंट नो, लेकिन इतना पता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पर है। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ भाई, ठीक है, ऐसे है ना, इस लाइन पर है ना, इधर है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो थोड़ा सा इसको नीचे साइड कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब सुनिए, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर, ये है जो आपका वेट डाउनवर्ड जा रहा है,
यहाँ से, ठीक है। अब सवाल देखें वो पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ठीक है, जिसको आपने हाथ से सीधा किया है, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा वेट, इस मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये मोमेंट आर्म हमें नहीं पता, अभी पता करेंगे। एक्सप्लेन वेदर द टॉर्क इज अप्लाइड टू द रॉड टू होल्ड द शीट इज इक्विलिब्रियम इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड है। वेट जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वेट का जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो इस पॉइंट के क्लॉकवाइज है, यानी इस तरह है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो हाथ से आप वो दे रहे हो, मोमेंट दे रहे हो, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात, यही सवाल कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे भाई, इसको आप लिखोगे ऐसे, देख लीजिए बताता हूं। इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, मोमेंट, ठीक है, ऑफ वेट ऑफ द शीट of the moment of the weight of the sheet about rod is clockwise, ठीक है। So the torque to counter balance it will be anti anti clockwise। क्लियर है, आ रही बात समझ में। शो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शीट हैज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.12 मीटर फ्रॉम द रॉड। वो कह रहा है कि साबित करो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, प्रूव करो कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस प्रूव करो कि ये डिस्टेंस 0.12 मीटर है। अच्छा भाई कैसे प्रूव करें, ठीक है, ये 0.12 मीटर प्रूफ करो। उसके लिए भाई ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, दोनों को बैलेंस कर लो, ठीक है। तो अब क्या लगाओगे भाई, सम ऑफ, ठीक है, एंटी क्लॉक, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो कितनी है, 3.3। सो यू नीड टू राइट हियर 3.3, और क्लॉकवाइज में वेट मल्टीप्लाई बाई ये मोमेंट आर्म, इसको एक्स कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, ये एक्स कर लो, ठीक है। तो 3.3 मल्टीप्लाई, अब वेट कितना दिया हुआ है, वेट मास को गिवन होगा इधर कहीं ना कहीं, ये रहा 2.8 kg। सो W इक्वल्स टू mg, 2.8, 2.8 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई x। जी भाई, x की वैल्यू कौन बताएगा, x की वैल्यू आएगी 0.12 मीटर। तो ये प्रूव हो गया, यानी ये वाला डिस्टेंस आपका 0.12 मीटर है, ये चीज प्रूव हो रही है। द स्क्वायर मेटल शीट हैज एन एवरेज डेंसिटी, उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी गिवन है, रो एंड यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 4 मिलीमीटर, ये उसकी थिकनेस है। सो दैट द साइड लेंथ ऑफ द शीट इज 0.48। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका एरिया ए हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो आपका एरिया आता है, ठीक है। अब ये आगे, तो अब आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, चाहिए वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम को खोलिए तो ये आएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक। अब आइए आगे, अब एरिया को एक तरफ लिख दीजिए, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो मास अपॉन डेंसिटी इनटू थिकनेस। अब ये स्क्वायर रूट ले लीजिए, इस पे कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी इनटू थिकनेस, ठीक है भाई। चलिए रखिए, वैल्यूज रखिए, ठीक है, और निकालिए आंसर। तो मास कितना है बच्चों, मास है आई थिंक 2.8, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास के साथ नीचे क्या आ जाएगी, आपकी डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी कितनी है, 3
डेंसिटी कितनी है 3000, एवरेज डेंसिटी इंटू थिकनेस कितनी है 4 इंटू 10⁻³ चलिए स्क्वायर रूट लगाइए और आंसर निकालिए। आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा दैट लेंथ वुड बी, अब लेंथ कितनी आएगी, लेंथ विल बी इक्वल टू, ये आएगी, ये आएगी 0.48 मीटर। क्लियर, 0.48 मीटर यानी ये पूरी लेंथ, ठीक है, दिस होल लेंथ, दिस होल कंप्लीट लेंथ, यहां से लेकर यहां तक की जो कंप्लीट लेंथ है, ये पूरी लेंथ दैट इज इक्वल टू 0. दैट होल लेंथ विल बी इक्वल टू 0.48 मीटर। तो अगर ये सेंटर में है तो ये 0.24 हो जाएगा और ये उसका भी आधा है। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है, फील ऐसे ही आ रहा है कि क्वार्टर है। तो आ रही बात समझ में। तो एनीवेज ये इधर भी इधर ही ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है भाई, ये 0.48 हो गया। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो ये 0.12 हो जाएगा, इसका हाफ फर्दर जो है वो 0.12 हो जाएगा। ये 0.12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस वुड बी 0.12 मीटर। और अगर आप ये वाली लाइन लेके चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये देखें, ये आपका जो है वो डायगनल है। तो इस डायगनल में अगर आप देखें तो इस डायगनल पे यहाँ कहीं लोकेशन है और ये डिस्टेंस आपका 0.12 मीटर है। ठीक है, लोकेट कर रहा है, तो इस जगह पे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आ रही बात समझ में, इस पोजीशन पे कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो सेंटर से 0.12 मीटर राइट पर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब वो कह रहा है यूज द आंसर इन बी and information C and D to determine the position of the center of gravity of the sheet. Indicate this position on figure 2.3 with the point label Y. तो इसको पॉइंट को लेबल Y कर देना। किसने रोका है आपको? दिस इज द पॉइंट विच इज लेबल Y। खत्म। क्लियर, ये पॉइंट लेबल Y है। आ रही बात समझ में, लोकेट कर दिया इसको, यानी यहां से ये 0.12 मीटर है। ठीक है, और डायगोनल पे ये ऊपर जाके तकरीबन यहाँ से 0.12 मीटर किसी लाइन पे पहुंच। अगेन वी नो दैट कि ये 0.12 मीटर है, तो मैंने वहां पर लिख दिया। ये ओवरऑल 0.24 है जो कि 0.48 का हाफ है। कह रहे अब सही है हमारा। ठीक, इसे करेक्ट कर लीजिए अपने पास अभी के अभी हाथ के हाथ। चलिए नेक्स्ट, a bungee jumper of mass 64 kg secures one end of the elastic rope to bridge, to other end is attached to the bungee jumper. The jumper falls from the rest from the bridge and descends, descends का मतलब नीचे जाना, into the valley below as shown in figure 3.1। ठीक है, बंजी जंपर नीचे जा रहा है, जंप लगा रहा है। कभी की किसी ने बंजी जंपिंग? किसी ने तो की होगी बंजी जंपर, कोई तो होगा। कोई भी नहीं बंजी जंपर, माशाल्लाह। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है कि फिगर 3.2 shows the variation with tension T in the rope with the vertical distance h of the jumper below the level of the bridge। ठीक है, अच्छा जी। अब वो क्या कह रहा है, वो क्या है, ये कह रहा है कि देखो ये टेंशन गिवन है और यहाँ पर ये क्या गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, मतलब हाइट गिवन है। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है। और ये जो बंजी जंपर है उसका जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरस्टूड है, ये उसकी इनिशियल लेंथ है, उस रस्सी की इनिशियल लेंथ है। तो पहले ही निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, पहले ही निकाल के बैठ जाओ। तो तुम देखो ये 20 है और ये 40 है, तो बीच में 30 होगा। तो ये 2 2 2 करके ऐसे होंगे सारे। तो 22 24 26 28 30, 32 34 36 38, बीच में 37। तो अंडरस्टूड है कि बीच में यहाँ पर क्या होगा, 37 होगा। तो 37 मीटर्स की रस्सी थी वो इनिशियली, और कहाँ तक गई है, 120 मीटर तक गई है। तौबा तौबा देखो ना, 120 मीटर तक गई है वो। द रोप ओबेज हुक्स लॉ, तो कह रहे हैं कि रोप जो है हुक्स लॉ को ओबे कर रही है। तो क्या लिखेंगे भाई आप? तो अब आप यहाँ पे लिख दें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डिफॉर्मिंग फोर्सेस ज्यादा अच्छा वर्ड है कि आप डिफॉर्मिंग का वर्ड लिखेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स।
is directly proportional to extension. ठीक है. Now next है determine the unstretched length. पहले ही बता दिया मैंने 37 मीटर. Determine the spring constant. Spring constant के लिए you need to find the gradient of graph. Okay. So gradient of the graph आपको डेल्टा एफ या डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स देगा. सो चलिए निकालते हैं. कैसे निकालें ग्रेडियंट के लिए. वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है वो इसकी सीन में देखते हैं. 1500 है तो ये कितना हो जाएगा 500 और इधर से 50 तो 1600 1700 और ये 1800. आई बिलीव दिस वुड बी 1800. सो 1800 ये हो गया. सो सो ये आपका 1800 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1800 डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन कितनी हो गई एक्सटेंशन. अब एक्सटेंशन देखिए. एक्सटेंशन होगी 120 माइनस का 37. ठीक है. अब 120 माइनस का 37 जरा करिए कितना होता है. 120 माइनस का 37 ये आपका होता है 83. so this would be 83. सही है. so 120 माइनस का 37 तो 1800 डिवाइड बाई 83. क्लियर है. ठीक है. तो ये आपका आंसर जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो राउंड ऑफ करने पे आएगा ये 22 न्यूटन पर मीटर. सही है. For the position of bungee jumper at distance of 120 मीटर below the bridge. 120 मीटर below the bridge यानी बिल्कुल रस्सी सबसे ज्यादा जब खिंच गई, सबसे ज्यादा खिंच गई. Show that the loss of gravitational potential energy since leaving the bridge is 75 किलो जूल. So भाई लॉस का मतलब है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. असली मसाले सच सच mgh. जनाब मास कितना है. मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 120. 120 मीटर ब्लो. तो सॉल्व करें तो आपका ये बनता है 75,000 समथिंग जूल. तो इसको राउंड ऑफ करें तो 75 किलो जूल ही बनेगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन. शो दैट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इन द रोप इज 75 किलो जूल. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई. ठीक है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगी ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ. अब हाफ ऑफ एफ एक्स ये 1800 है फोर्स और ये आपका 83 हो जाएगा. तो आप 1800 इसको कर लें 1/2 इंटू 1800 इंटू कितना हो जाएगा 120 माइनस 37. ठीक है. सो ये आप सॉल्व करें. ये भी सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आनी चाहिए. कितनी आ रही है बच्चों. 75,000 ही आनी चाहिए आई बिलीव. तो 75 किलो जूल में ही कन्वर्ट होगी. अब एक सवाल ये पैदा होता है. एक्सप्लेन व्हाट कैन बी डिड्यूस from the information see about the speed of the bungee jumper when at a distance of 120 meter below the bridge. तो भाई मेरे वो कह रहा है कि जब बंजी जंपर यहाँ से छलांग लगाते लगाते यहाँ तक पहुंचा इसकी लेंथ हो गई 37 मीटर. ठीक है. लेकिन अब यहाँ रुका नहीं और नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है यहाँ तक कि उसकी रस्सी फाइनल खिंच के हो गई 120 मीटर. जैसे ही 120 मीटर होगी ये यहाँ स्टॉप हो जाएगा. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी. इस पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. और इस पॉइंट पर जितनी भी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो सब का सब इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल हो जाएगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर 75 किलो जूल थी वो सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जो कि इटसेल्फ 75 किलो जूल है. तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या है जीरो है. अंडरस्टूड है. तो हम ये कहेंगे कि ऑल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. ऑल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. ऑल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी has been has been converted into elastic potential
एनर्जी, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? बिकॉज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो at this point, at this position of 120 meter below starting point. क्लियर है? स्टार्टिंग पॉइंट कह लें आप, लो ब्रिज कह लें, ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल बताइए। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है? जब दो या दो से ज्यादा वेव मिलती हैं तो रिजल्टेंट वेव बनती है, वो ऐसे बनती है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होता है या अलजेब्रिक सम कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए लिख लीजिए उसको कि when two or more waves two more or more waves meet, ठीक है, their resultant displacement equal the sum of individual displacements displacement of the two waves, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द वेवलेंथ 0.062 मीटर। हाँ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 0.062 मीटर है, यानी इसकी वेवलेंथ है 2.6 सेंटीमीटर। अब ये जो 2.6 सेंटीमीटर की वेव है ना बेटा, ये पता होना चाहिए माइक्रोवेव है आप लोगों को, ठीक है। पहले ही इसको आप पता रखें कि ये जो 2.6 सेंटीमीटर की है ये माइक्रोवेव है, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, और आपको रेंज याद होनी चाहिए। इन फ्री स्पेस इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन एल्यूमिनियम शीट एज शोन इन फिगर 4.1। एल्यूमिनियम शीट पे हिट स्ट्राइक कर रही है। अब एल्यूमिनियम शीट पे जब स्ट्राइक कर रही है तो कुछ इस तरह से जाएगी भाई, और वापस आएगी, वापस आके इससे स्टैंडिंग वेव बनाएगी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताया। और स्टैंडिंग वेव बनाएगी, जो स्टैंडिंग वेव के नोट्स, दो नोट्स के दरमियान का फासला होता है λ/2। सिमिलरली दो एंटी नोट्स के दरमियान का फासला भी, डिस्टेंस जो होता है वो भी होता है λ/2, भूलिएगा मत, ठीक है। द वेव रिफ्लेक्ट्स at the aluminum sheet and a stationary wave is formed in the region between the transmitter and the sheet. Explain how the stationary wave including its nodes and antinodes is formed. वो कैसे बनेंगे नोट्स और एंटी नोड? चलो मैं बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बना देते हैं, ठीक है भाई। तो यू नो दैट, अब इसे देख लें, ये मैंने बना दी। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये सारी नोड्स 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 और ये भी नोड, ये एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड और ये एंटी नोड, ये सारे एंटी नोड है, ठीक है। 6 नोड्स हैं और 5 एंटी नोड है, ठीक। चलें आगे बढ़े। एक्सप्लेन हाउ द स्टेशनरी वेव इंक्लूडिंग द नोड्स एंटी नोड्स इज फॉर्म। भाई एक वेव जाएगी, वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, सुपरपोजिशन होगी, इंटरफेरेंस होगा, और उसके नतीजे में पार्ट डिफरेंस जो है वो आपका फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री होगा, और उस स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, इसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। एंटी नोड कहाँ बनते हैं? जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। नोड्स कहाँ बनते हैं? जहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दो पॉइंट्स लाजमी आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। ये लिखते हैं, ठीक है, आप लिखिए। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव सुपरपोज, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ? when the resultant amplitude during
is maximum antinode is produced. ठीक है, it is node is produced. क्लियर है बच्चों? ठीक है, आ रही बात समझ? चलें आगे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी आप मेजर कैसे करो? फिर फ्रीक्वेंसी के लिए देखो, फ्रीक्वेंसी के लिए आपको चाहिए f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, तो ये दैट वुड बी c अपॉन लैम्डा। सो 3 इंटू 10�8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितनी थी बच्चों? 0.026 यही थी। तो सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आती है, ये आती है मेरे ख्याल में 1.2 राउंड ऑफ करके 2 1 आती है, इसको राउंड ऑफ कर लें, 1.2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज बनेगी। स्टेट द प्रिंसिपल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच द वेव बिलोंग्स। पहले ही बता दिया था मैंने आपको, दैट इज माइक्रोवेव। क्लियर? अगला कह रहा है डिस्टेंस, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, बच्चों बच्चों को पता है यार, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। सो 1/4 ऑफ द वेवलेंथ वाज 0.026। ठीक है, तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू आएगी 0.0065, तो ये बनेगा 6.5 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है? आ रही बात समझ? नेक्स्ट है, स्टूडेंट यूज a circuit containing an ammeter, voltmeter and a cell to make the measurement determine the resistance of the length of the nichrome wire। ठीक है, अब कह रहे हैं डिफाइन रेजिस्टेंस। अब डिफाइन रेजिस्टेंस को करें तो ये क्या होगा? वैसे तो हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वो बताते हैं कि रेजिस्टेंस इज समथिंग द हिंड्रेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब डिफाइन रेजिस्टेंस की बात करें तो हम इसको फॉर्मूले के टर्म्स में इसको बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। क्लियर है? Draw a circuit diagram to show how the component should be connected. Use the symbol for a resistor to represent the nichrome wire। अच्छा जी, कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इस तरह का एक सिंबल बना के, ठीक, हम नाइक्रोम वायर हम यहाँ कहीं लगा देते हैं इस एरिया पे। तो इसको लगाने के लिए एक तो, ठीक है, ठीक है भाई, ये मोटा वायर जो दिखा रहा हूँ, आप भी ऐसे एक मोटा वायर दिखा दीजिएगा। सो ये नाइक्रोम वायर है, ठीक है। ओ हो, नहीं, वो कह रहा है यूज द सिंबल फॉर अ रजिस्टर टू रिप्रेजेंट नाइक्रोम वायर। ये नहीं लगा सकते हम, इसकी जगह हमने हमने क्या लगाना पड़ेगा? हमने एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा और उसको नाइक्रोम वायर शो कराना पड़ेगा। चलिए, तो एक सिंबल लगा यूज कर लेते हैं, इसको नाइक्रोम वायर दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। यहाँ पर हम सोर्स लगा देंगे, इधर एमीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर नीचे ही लग जाएगा, टेंशन नहीं था। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहाँ पर हम, ठीक है, और इसके बीच में हम, अच्छा जी, सो ये तुम्हारा क्या हो गया? दिस वुड बी योर
एम मीटर और वोल्ट मीटर हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, ये आपका एम मीटर हो गया, और इस तरह से और तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, आ रही बात समझ में? देख लीजिए, और तो कुछ नहीं बचा। एमीटर लग गया, वोल्ट मीटर लग गया, सारे कंपोनेंट्स लगा दिए, एक स्विच भी लगा देते हैं भाई यहाँ पर। स्विच बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, इसको भी लगा ही देते हैं। ठीक है, स्विच लगा दिया। अब चले आगे। The instrument who measures the length and diameter of the wire, table 5.1 shows the measurement recorded for each quantity. ठीक है, लेंथ दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, वोल्ट मीटर दिया हुआ, एमीटर दिया हुआ, शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 5.00 ओम। तो देखो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टिविटी नहीं है। ठीक है, क्या करें, छोड़ दें। अब क्या करें, दूसरा मेथड अप्लाई करें। R इज इक्वल टू ओम्स लॉ, V अपॉन आई। V कितना दिया हुआ है 1.38, I कितना दिया हुआ है 0.276, सो 1.38 डिवाइडेड बाई 0.276, जी 1.38 डिवाइड बाई 2.276 इज 5.00 ohms। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स द रेजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम वायर। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर, ठीक है, ठीक है, रो रो एल अपॉन एरिया होता है ना, सो ये हो जाएगा आर इंटू एरिया अपॉन एल, ठीक है, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अभी सारी वैल्यूज रखिए। ठीक है, आर ए, अब एरिया भी नहीं है हमारे पास, क्या एरिया नहीं है, तो अब एरिया के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, सो एरिया के लिए वी विल यूज हियर पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह रखेंगे डाई अपॉन टू का डायमीटर अपॉन टू का स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए, आर अपनी जगह, ठीक है, ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 अपनी जगह, डिवाइडेड बाई लेंथ अपनी जगह। ठीक है, क्लियर है बच्चों? डिवाइड बाई लेंथ अपनी जगह। ठीक है भाई, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, तो पाई, ठीक है, पाई डी स्क्वायर आर अपॉन पाई डी स्क्वायर आर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब रिसीविटी निकालिए। सो पाई हो गया 3.142 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 0.496, 0.496। अब देखना पड़ेगा, मिलीमीटर में गिवन है तो एक्सपोनेंट -3, एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाई द आर, रेजिस्टेंस थी 5.00, होल डिवाइडेड बाई फोर एल, 4 मल्टीप्लाई बाई एल। लेंथ कितनी गिवन है, 11.864। ठीक है, 0.864, तो 0.864 रख लें, 0.864। अब ये किस में गिवन है, ये मीटर में गिवन है। ठीक है, 0.864 लेंथ इसमें गिवन है। तो अब रो की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करें और इसको राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ करने पर ये आ रही है 1.12 इंटू 10⁻⁻6। इसने बोला भी था थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो कैसे निकालेंगे, तो भाई ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं इधर कहीं साइड में लिख देता हूँ, इसके साथ रेसिस्टिविटी भी लिखूंगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में एक काम और करेंगे हम, इसमें आर की वैल्यू रखें पाई डी स्क्वायर। ठीक है, आर क्या था, वी अपॉन आई, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर वी कर दे, नीचे 4 हो जाएगा, एल हो जाएगा, आई हो जाएगा, बस अब इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, आर की जगह रिप्लेस कर दिया वी अपॉन आई, खत्म। अब जरा निकाल लें परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो पाई नहीं लेंगे हम, 4 नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई। क्लियर है? ये करेंगे, लेकिन चूंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें गिवन ही नहीं है, तो सब में से कॉमन ले लो।
ठीक है, ताकि जगह हमारी थोड़ी सी सेफ हो जाए। अब आप देखिए, तो मैं इन सब में से परसेंटेज कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेके बाहर लिख देता हूँ, और अंदर हर जगह पे डेल्टा डेल्टा आ जाएगा। क्लियर? सो 2 × डेल्टा डी, यहाँ पे डेल्टा डी आएगा, बिकॉज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 होता है। तो जब मैंने परसेंटेज कॉमन लिया, इसका मतलब मैंने 100 कॉमन ले लिया, और अंदर जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है, तो अंदर जो मैं लिखूंगा डेल्टा रो अपॉन रो लिखूंगा, यानी कि यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू प्लस डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू प्लस डेल्टा आई अपॉन आई की वैल्यू, ये लिखूंगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, 2 × डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, तो अब ये है सारी की सारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, ये सारी की सारी एक्चुअल वैल्यूज है। डेल्टा डी अपॉन डी 0.002 अपॉन 0.496। ठीक है, सो 0.002 0.002 अपॉन 0.496 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी 0.02 अपॉन 1.38, 0.02 अपॉन 1.38 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो जाएगा 0.001 अपॉन 0.864, 0.001 अपॉन 0.864, ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन आई, ये हो जाएगा 0.001 0.276, 0.001 अपॉन 0.276। ठीक है, ठीक है भाई, सारी चीजें हो गई। ठीक है, आप इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, और लेफ्ट साइड पे भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। क्लियर है? तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, चेक करो भाई क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। राउंड ऑफ करके सब कर करा के आंसर 2.7% आ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है डिटरमाइन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो भाई ये वैल्यू आपकी 2.7% आ रही है ना, तो ये रो अपॉन रो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये हो गया 2.7, सो 2.7 मल्टीप्लाई बाई 2.7 मल्टीप्लाई बाई रो, रो की वैल्यू को वहां मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो अब रो की वैल्यू आपने निकाली थी 1.12 थी, तो 1.12 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है भाई, तो बताइए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आ रही है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आनी चाहिए राउंड ऑफ करके 3 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर में एक सिग्निफिकेंट फिगर का फर्क हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरे भाई ये क्वेश्चन कुछ याद आया? क्वेश्चन करवाया पिछली क्लास में ही करवाया हमने, मतलब 2-3 क्लासेस पहले ही हमने जो भी पार्टिकल खत्म किया उसमें क्वेश्चन करवाया हुआ है। Figure 6.1 shows the 4 alpha particle W, X, Y, and Z moving towards the gold nucleus that is in thin gold nucleus W, X, and Y, and Z। तो भाई बात ये कि जब ये यहाँ से रिकॉइल कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बना दूं। ठीक है, ये ऐसे ही जाएगा। द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स एक्स वाई एंड जी आर शोन। ठीक है, अब ये क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब जितने डिस्टेंस से ये सेंटर से नीचे उतने ही डिस्टेंस से सेंटर से ऊपर वो है, तो सिमेट्री की वजह से, या और ये लाइन ऑफ सिमेट्री आप ले लें, इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ रिकॉइल करने के उसके चांसेस है, और ऐसे ही होता है। कंप्लीट द फिगर 6.1 टू शो द पॉसिबल पास ऑफ द पार्टिकल डब्ल्यू एंड वाई। जो डब्ल्यू का तो ये बना दिया, वाई कहाँ जाएगा? वाई का क्या होगा बच्चों? कौन बता रहा है? ठीक है, वाई की डिफ्लेक्शन थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, सही है? तो उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसकी डिफ्लेक्शन कम है। डिस्क्राइब व्हाट मे बी इन्फर्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम फ्रॉम द पाथ ऑफ द पार्टिकल एक्स। ठीक है, पार्ट ऑफ द पार्टिकल एक्स से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ द पार्टिकल एक्स से ये, क्योंकि वो सेंट्रली चार्ज है और मैसिव है। ठीक है, ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख दें, एन इज। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करते हैं। आ रही बात समझ में?
Next is when a beam containing many alpha particles is incident in a gold foil, nearly all of the alpha particles follow the path that are similar to the path of particles that describe what may be inferred from this about the structure of atom. ठीक है, तो मेजॉरिटी पार्टिकल सीधे चलेंगे तो उससे उसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है दैट इज एम्प्टी. ठीक है, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस. आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आपका हो सकता है स्टेट द मास एंड चार्ज इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट एंड एलिमेंट्री चार्ज ई ऑन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल पे जो मास होगा वो 4 एटॉमिक मास यूनिट होगा, जो चार्ज होगा वो +2 होगा. ठीक है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ hadron. The hadrons that are in alpha particles are each composed of 3 quarks. State the name of these type of hadron. तो ये baryons होते हैं, इसमें 3 quarks होते हैं. Show by reference to their consequent quarks that the hadrons in alpha particles have charges of either 0 or +1. तो भाई वो दोनों सूरतों में आपको एक प्रोटॉन की बात कर रहा है, एक न्यूट्रॉन की बात कर रहा है. तो प्रोटॉन की बात अगर करेगा तो प्रोटॉन के अंदर आपको पता है प्रोटॉन में आपके क्या होता है, एक अप क्वार्क है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन है. अप में +2/3, ठीक है, +2/3e माइनस का 1/3 इक्वल्स टू +1e. ठीक है, और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन में होगा एक 2 डाउन क्वार्क हो जाएंगे और एक अप हो जाएगा, तो -1/3e 1/3e प्लस का 2/3e इक्वल्स टू 0. क्या है बच्चों, आ रही बात समझ में? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज. पेपर खत्म हुआ, अगली क्लास में मुलाकात.